नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस दोनों की परीक्षा आप लोगों की होने वाली है। तो इसके लिए जो है फटाफट जो है आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आप में से काफी छात्र तो पढ़ ही रहे थे, कुछ लोगों ने आरओ एआरओ के बाद पढ़ना बंद कर दिया था, लेकिन दोस्तों फिर से परीक्षा होने वाली है तो जो गलतियां उन्हें सुधारना है और उसके लिए बहुत ही स्पेशल क्लासेज यहां पर चलाई जा रही हैं। अभी आप सब्जेक्ट वाइज स्पेशल क्लासेज भी देखने वाले हैं जो शाम को 6 बजे चलाई जाएंगी। तो इस सब के लिए आपको सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ जो चीजें मैं आपको बताता हूं उन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। अगर मैं कहता हूं कि ये क्लास के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आपको बनाने हैं, और मैं आपको कहता हूं कि क्लास के बाद उसको जो है क्या रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन करना है तो करना है, क्योंकि जो कहता हूं करोगे तो रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि करने से ही होता है, ऐसा बाबा रामदेव जी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया समान अध्ययन प्रथम की क्लास यहां पर प्रैक्टिस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। तो पहला प्रश्न यहां पर कह रहा आईटीटीएफ यानी क्या इंटरनेशनल आईटीटीएफ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल्स की बात कर रहा है, यानी फाइनल में जो 2023 में आपके हुआ था, इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए, ये खिताब किसने जीता है? ये टेबल टेनिस की बात हो रही है। क्या है? टेबल टेनिस की बात है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? फैन जॉन डोंग, क्या नाम है? फैन जैन झेन डोंग जवाब दिया है, वो सही कर लें। वहीं भैया महिला में भी अगर आपसे प्रश्न में आ जाए तो क्या करोगे? सुन इंगसा, जी भैया क्या नाम था उनका? महिला सिंगल्स में जिन्होंने जीता था उनका नाम था सुन इंगसा। ठीक है, समझ के, ये महिला सिंगल्स में जीती हैं और ये जो है पुरुष सिंगल्स में इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, दोनों देख लिए, समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नाम तो पता ही होगा, इन्होंने क्या मुख्यमंत्री कमांड सेंटर, ठीक है, का उद्घाटन किया है। ठीक है, और क्या किया है? सीएम डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया है। अब तक डैशबोर्ड पर 53 विभागों के कुल कितने प्रोजेक्ट्स एकीकृत किए जा चुके हैं? एकीकृत का मतलब क्या है? देखिए, इसका तात्पर्य होता है कि आपको पता है कि हमारे जो चाहे आपके केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कहीं पर भी तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स पर क्या काम हो रहा है, क्या अभी तक हालात हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को अभी सुधार की जरूरत है, इसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया जो उद्घाटन किया गया, जैसे सीएम डैशबोर्ड देख रहे हैं। तो इनको एकीकृत, एक ही जगह पर आप सारे विभागों का क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो देख सकेंगे। ये जो है बेसिकली किया गया है। ठीक है, अब कह रहा कितने जो है टोटल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है? तो ये ऐसा प्रश्न है जो मैं कहता हूं बहुत ही कम लोग जवाब दे पाओगे, क्योंकि कहोगे सर ये प्रश्न भी आ सकता है यार, स्टेट पीसीएस है और अब तो जो है कोई कुछ भी प्रश्न पूछ ले, क्या ही वो कह सकते हो। ठीक है, तो जितने लोगों ने क्या 588 जवाब दिए, क्या 588 जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है कि G20 की विकास मंत्रियों की बैठक, जी भैया G20 डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज की जो है मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी जो 2023 में। ठीक है, अब इसके बारे में कथन पूछ रहा है। पहला कथन कह रहा है कि ये जो है 11 से 13 जून के मध्य वाराणसी में हुई थी, क्या ये सत्य है? और दूसरा कह रहा है इसकी जो है अध्यक्षता मंत्री पीयूष गोयल जी ने की थी। बताइए कौन सा सही है? जो सही है एक दो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिए दोस्तों। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया देखिए यहां पर इसका सही जवाब होगा ए, क्योंकि यहां पर इसकी जो है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने की थी। ठीक है, जो हमारे देश के क्या है, हमारे देश के क्या है, विदेश मंत्री हैं, इन्होंने जो है इसका किया था। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, बहुत लोग JAY लिखते हैं, बहुत लोग JAI लिखते हैं। ठीक है, बाकी समझ गए। बाकी ये पहला कथन बिल्कुल सत्य है। और क्या चीज की बैठक हुई थी? G20 विकास मंत्रियों की। ठीक है, ये ध्यान देना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में निवेश पर भारत और यूएई के मध्य, देखिए भैया भारत और यूएई, यूएई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है,
इसके बीच संयुक्त कार्यकाल की 11वीं बैठक हुई और ये 2023 में हुई है। 11वीं बैठक कब हुई है? 2023 में। बस पूछ रहा है कि ये बैठक कहां आयोजित की गई, उस प्लेस का नाम बताइए। बाकी 11वां है, भारत यूएई के बीच है, तारीख भी आपको मंथ भी बता दिया है, बस आपसे प्लेस का नाम पूछ रहा वो आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा, इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या अबू धाबी जवाब दिया, जी हाँ दोस्तों, अबू धाबी यूएई में, आपको पता है ये इससे अच्छी जगह क्या होगी, यूएई में जो है अबू धाबी में जो है यहां पर ये हुआ है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये जो बैठक हो रही है, जो संयुक्त, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसकी ज्वाइंट जेटीएफ इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी भैया? तो 2013 में हुई थी। और भारत और जो है यूएई के बीच सेपा आप लोग जानते हो, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो आपका क्या होता है, आपके दोनों देशों के बीच व्यापार के संबंध में बहुत अच्छा एग्रीमेंट होता है। ये दोनों देश एक दूसरे के यहाँ व्यापार करने के लिए क्या प्रोत्साहित करते हैं। ये जो है मई 2022 में इन दोनों के बीच साइन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये चीज पूछी गई है तो इसके साथ में मैंने कहा ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि सेपा जो है भारत अन्य देशों के साथ अभी क्या नाम है साइन कर रहा है, और भारत के निर्यात की दृष्टि से बहुत ही अच्छी चीज है सेपा, अगर जिन देशों के साथ इस भारत साइन कर ले रहा है। कह रहा भारत का वह शहर जो वर्ष 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि इंडियाज फर्स्ट सिटी, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सिटी which included in the list of World Cities Cultural Forum, ओके। और कब शामिल हुआ? इन 2023। तो द सिटी नेम इज, कम ऑन बताओ सिटी का नाम क्या है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? बेंगलुरु। जी भैया, बेंगलुरु जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। आपको एक चीज बता दे, ये लोग करते क्या है, पहले जान के चलिए। एक चीज बता दूं, इसमें जो है अभी तक कुल 40 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें जो है ये फोरम में अभी तक कुल 40 शहरों को शामिल किया गया है, और ये 40 जो शहर है ये 6 देशों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें आपका लंदन जैसे देश भी शामिल है, ठीक है। कुल 6 देशों से 40 शहर इनमें हैं। और ये जो ग्रुप बना हुआ है ये आपस में इंटेलिजेंस, मतलब बेसिकली इनका काम ये होता है कि किस प्रकार से हम शहरी जीवन को अच्छा कर सकते हैं, और जो अपनी चीजों की जरूरत है उसे शेयर भी करते हैं इस फोरम के जरिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने हवाई आपको पता है कहाँ है, एक आइलैंड है जो यूएसए के पास है, ठीक है, मौना किया वेधशाला में। देखिए हवाई जो आइलैंड है ना, हवाई आइलैंड बहुत छोटा है, लेकिन क्या है कि इसके कुछ अलग अलग जैसे दूर दूर पे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वहां पर एक चीज जान के चलिए कि हमारे क्या कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आज भी मना हवाई के ही में आपको लावा भी निकलते हुए दिखागा। अभी 2 या 3 साल पहले की न्यूज है, जहां पर जो है वहां पर लावा निकलने से वहां कई पॉपुलेशन जो है नुकसान पहुंचा था, ठीक है। तो कौन सा कह रहा है, मौना किया वेधशाला, तो कहां हो गया भैया, हवाई में। चलो यहां से एक प्रश्न है, क्या नाम है, एक टेलीस्कोप है, क्या नाम है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है आप पता ही है, ये जो है ग्रहों के अध्ययन के काम में आता है। इन्होंने किस ग्रह का, देखो अभी मैंने ना ग्रह का वायुमंडल में पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर पर फॉस्फीन की खोज की। फॉस्फीन एक गैस होता है, ठीक है, फॉस्फीन क्या होता है, गैस होता है, और ये जो है जो जीवित जंतु होते हैं उनके काम आता है। जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन जीव जंतु जीवन रह सकते हैं, वहां पर फॉस्फीन गैस पाया जाता है, ऐसा उम्मीद किया जाता है, ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि अपने पृथ्वी पर तो ऐसा ही होता है, इस आधार पर बातें हैं। तो कह रहा है पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर, मतलब पहले से ज्यादा अधिक उसमें लेवल में पाया गया। तो कौन सा है, मंगल है, शनि है, बुध है, शुक्र है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर क्या शुक्र ग्रह जवाब दिया, क्या शुक्र ग्रह जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। चलिए बताइए दोस्तों, कहां पर सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि एक तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, जो हमारे देश के संविधान के क्या है, बहुत ही बड़े क्या माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं, उन्हें ही संविधान का लिखित जो है लिखने वाला माना जाता है। बिल्कुल बात सही है। दरअसल 2 समितियां थी और समितियों में कई सदस्य थे, उन सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए थे और उनमें लेकिन मुख्य भूमिका भीमराव अम्बेडकर जी ने निभाई थी। अकेले नहीं किया था, सदस्यों के द्वारा किया था, लेकिन क्या था, उनकी एक मुख्य भूमिका थी। तो यार जो लीडर होता है वही तो नाम में आता है, बाकी तो जो सदस्य होते हैं वो कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं, लेकिन वैसे बर्बली नहीं याद किए जाते हैं ना। तो इसका सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी अमेरिका। जी भैया, अमेरिका में जो है इनका अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय फैशन डिजाइनर नाम क्या है, राहुल मिश्र। ठीक है, इनको किस देश का नाम पूछ रहा है, क्या अवार्ड मिला है, सेवेलियर डीएल आई ड्रेस आर्ट्स एंड डस लेट्रेस पुरस्कार। ठीक है, अब आप नाम से अगर थोड़ा सा भी जो मैंने नाम लिया है इसे दोबारा तो मैं लूंगा नहीं, आप लोग खुद पढ़ो। ठीक है, क्योंकि भैया हिंदी आती, इंग्लिश आती, ये जो भाषा है ना, ये पहली बात तो इंग्लिश है नहीं। ठीक है, तो इंग्लैंड तो हटा दो यहाँ से। ठीक है, रूस की भी नहीं, हटा दो। अब बच रहा क्या जी भैया, फ्रांस की है। ठीक है, ये फ्रांस की है। इन्हें जो है अवार्ड मिला हुआ है। अब बहुत ही क्रांतिकारी, इन्हें रिवोल्यूशनरी जो है फैशन डिजाइनर माना जाता है राहुल मिश्र जी को। ये अनेक अवार्ड जो है वर्ल्ड लेवल पर हासिल कर चुके हैं फैशन डिजाइनिंग के तौर पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में, आपके पूछ रहा है वह व्यक्ति कौन है, एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी एक कार्य समूह वर्किंग ग्रुप बनाया। ठीक है, कमेटी वर्किंग ग्रुप, बेसिकली ज्यादा अंतर होता नहीं है दोनों में, लेकिन थोड़े से टर्म वाइज थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए वर्किंग ग्रुप यहां कहा जाएगा। अपेक्षित का क्रेडिट घाटा हानि, जी भैया, अर्थात इन्हों इसकी अभी मैं डिटेल में आपको बता दूं, ये बेसिकली ये वर्किंग ग्रुप बनाया गया जो ये देखेगा कि जो हमारी लॉसेज हो रही हैं इन्हें किस तरह से कम किया जा सके और इन लॉसेज को कम करने के लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली इसके लिए कमेटी बनाई है। तो उसके अध्यक्ष कौन है, यहां पर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए भैया, ये जो है कुल इस समूह में 9 सदस्य हैं। मैंने आपसे कहा ना कि किसी की अध्यक्षता में होता है, तो इसमें इस समूह में टोटल जो है 9 सदस्य हैं और किसकी अध्यक्षता में दोस्तों बनाया गया है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है बताइए। तो जितने लोगों ने आर नारायण स्वामी जवाब दिया है, सही कर लीजिए भैया। इनका नाम क्या है, आर नारायण स्वामी, और ये जो है आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर रह चुके हैं। कौन से भैया, आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर रह चुके हैं। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आपके सामने कि किस देश की विमान निर्माता कंपनी एयरबस, ठीक है, एयरबस किस देश की है, इसी से आपका प्रश्न का सॉल्व हो जाता। अब एयरबस ने क्या बनाया, C295 MW परिवहन, यानी क्या, ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा। ठीक है, और ये कौन यूज करेगा, आपका इंडियन एयरफोर्स इसके लिए जो है खरीदी जा रही है। तो किस देश ने बेसिकली इसे बनाया, आपसे जवाब पूछ रहा है। देखिए क्या है, भारत ने जो है कुल 56 C295 MW को खरीदने की जो है पेशकश की है, जिसमें से 16 जो है असेंबल होके भारत में आएंगे। यानी कि किस देश से, स्पेन से टोटल 16 असेंबल होके भारत में आएंगे। बाकी का निर्माण जो है अब भारत में किया जाएगा। ठीक है, ये भारत ऐसा कई देशों के साथ कर रहा है। और ये जो डील हुई थी ना, सितंबर 2021 में हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनके आने का समय हो रहा है, इसलिए ये न्यूज में था। ओके, और ये जो है करीब करीब आपके 480 किलोमीटर प्रति आवर से जो है उड़ता है, और 10 टन तक जो है इसकी क्या है, क्षमता है। ये 10 टन तक के भार को लेके आ जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसान दिवस मनाया जाता है। तो भैया चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसका सही जवाब क्या है, 23 दिसंबर, 23 नवंबर, 19 नवंबर, 11 दिसंबर। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया 23 दिसंबर जवाब दिया है, वो सही कर ले। और भैया इस बार का अगर आपसे पूछा जाए, जी भैया 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और अगर पूछा जाए कि इस बार का जो है क्या नाम है, थीम क्या था, तो इस बार का थीम था डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है,
डिलीवरिंग स्मार्ट, अच्छा मैं बोलता हूं, आप लोग अगर लिख रहे हो तो अच्छी बात है, रटे हो तो छोड़ दो, इतना लंबा लिखने नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। लिखो क्या है, फिर से बता दे रहा हूं, लिख लो। डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बता इसका सही जवाब क्या होगा। किम्बरले, विटवाटरलैंड, कैटंगा या फिर सार। यहां पूछ रहे हैं चारों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब आपको क्या लग रहा है, इनमें से इसका सही जवाब क्या लग रहा है बताइए। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं अगर, तो यहां पर जान के चलो, आपका जो सार एरिया है आपका, ये यही सही जवाब है, ठीक है। देखो यहाँ लौह अयस्क के लिखा है, आप समझिएगा लौह अयस्क गलत है। दरअसल ये जो है कोयला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। किसके लिए, कोयला अयस्क के लिए। बाकी यहाँ पर लोहा और इस्पात का उत्पादन होता है, ठीक है। लोहा और इस्पात का उत्पादन भी होता है सार एरिया में, ठीक है। और सार आपको पता है, सार एरिया ऐसा रहा था जो पहले फ्रांस और जर्मनी के बीच, जो इसका इतिहास देखोगे, ये बीच में 2 बार फ्रांस के पास भी जा चुका, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जर्मनी के पास है, ठीक है, समझ गए। बाकी कैटंगा में तांबा, विटवाटरलैंड में सोना, ठीक है, और किम्बरले में हीरा। इसे बिग होल के नाम से भी जानते हैं। जो किम्बरले देख रहे हो, इसे बिग होल के नाम से भी इस एरिया को जानते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, कुछ और आपको जाने। और हाँ, एक चीज और, जो यहाँ पर हीरा मिलता है ना, ये अभी तक का विश्व का सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का हीरा यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो विटवाटरलैंड है, सोना, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग है, उसी के पास देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या यहाँ पर, चलो ठीक है, कटंगा तो आपको जानते ही हो। हाँ, कटंगा में यहाँ पर तांबा के साथ साथ कोबाल्ट भी मिलता है, कोबाल्ट, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट का प्रोड्यूसर अगर कोई है तो कैटंगा है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 जरूरी पॉइंट्स जो आपको अन्य के बारे में बताना जरूरी था, वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया। देखो मेरे सामने मैं केवल उत्तर नहीं चलता हूं, मैंने आपसे बार बार कहा था, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके सामने जो जो चीजें आ रही है आपके बारे में, उनके बारे में, सबके बारे में जानो। क्योंकि यहां तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, यहां तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरा काम है तुम्हें एक एक चीजों को बताना। हो सकता है बहुत से लोग ये जवाब सही हो गया, ठीक है, लेकिन जो मैंने चीजें बताई हो सकता है उन्हें ना पता हो। तो जो चीजें नहीं पता है वही बताना मेरा काम है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने आता हूँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, इसे सुमेलित करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या है, एक मिनट, चलिए ABCD, बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। आसान है यार, इसमें मेरे ख्याल से मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बस खाली ऑप्शन एक बार चेक कर लो, तुरंत, बहुत आसान है, बताओ, देखते ही सही कर दो यार। इससे आसान मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न आ ही नहीं सकता, इतना आसान सा प्रश्न है। जितने ने क्या सी जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है, जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। ओके क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इतना तो पता ही होगा। चलो यहाँ पूछ रहा है कि कालाहारी मरुस्थल जो है ये कहाँ कहाँ अवस्थित है। आप दरअसल जो कालाहारी मरुस्थल देखेंगे ना, थोड़ा सा फैला हुआ है जी भैया, ये किसी एक देश में इसका ऐसा नहीं देखे किसी देश तक सीमित है, थोड़ा सा फैला हुआ है। जैसे कि आप ग्रेट डिजर्ट, सहारा डिजर्ट आप देखते हैं तो वो देखेंगे काफी देशों तक, आपके नॉर्थ अफ्रीका के काफी देशों तक फैला हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से कालाहारी भी है। तो यहाँ कह रहा है केवल एक, केवल तो 1, 2 या 3, 4, बताइए यहाँ चारों में से क्या इसका सही जवाब होगा। तो माय डियर, इसका अगर सही जवाब पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी। जी भैया, कौन सा, आपका पहला और दूसरा। देखिए बोत्सवाना, नामीबिया, इसके साथ साथ जो आपका दक्षिण अफ्रीका है वहां तक भी ये फैला हुआ है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका यहाँ नाम में ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए ये नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 3 देशों में, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका तक कालाहारी डिजर्ट जो है फैला हुआ है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बरमूडा ट्रायंगल जो है अवस्थित है, बताइए उत्तरी अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक में, उत्तरी प्रशांत में या दक्षिणी प्रशांत में, बताइए इसका सही जवाब क्या। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये बरमूडा ट्रायंगल बेसिकली आता किस देश के अंतर्गत है, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन, जी भैया ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का ये जो है एरिया माना जाता है,
ठीक है। और यहाँ पर ट्रायंगल का यहाँ बहुत रहस्य की चीज़ें मानी जाती हैं। खैर हमारे सिलेबस की चीज़ नहीं है, रहस्य की चीज़ें हैं। वो यूट्यूब वीडियोज के लिए अच्छा है, खुद के जानकारी के लिए अच्छा है, सिलेबस में नहीं है ना ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो बताइए इन चारों में से। अभी आप ब्रिटेन मैंने बता दिया, ब्रिटेन बताने के बाद भी कुछ बच रहा है क्या? अब इसके बाद तो कुछ नहीं बचता है भैया। क्या उत्तरी अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन वही तो है भैया, और क्या बताऊं। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलो बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रेड क्लिफ, मैगिनॉट, डूरंड, हैंडसबर्ग। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ये देशों के नाम दिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कर और अच्छा है, क्योंकि एक जो सही होगा ये बता दूंगा, बाकी का जवाब तो आपके सामने है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, क्या दिया है जी भैया, डी। देखिए हैंडसबर्ग जो है ये आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड, ना कि बेल्जियम। ठीक है, बाकी डूरंड आपका सही है, मैगिनॉट भी सही है, और रेड क्लिफ भी सही है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को जो है क्या करती है, बनाती है। अच्छा, मतलब क्या होता है ना, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अगर कहीं मिल जाते हैं और वहीं पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम बताओ क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है, वेरी वेरी इजी। अब बच्चों को रटा, ये सब प्रश्न तो रटे होने चाहिए, क्योंकि आप बेसिक अगर पढ़ने जा रहे हो तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको ये सब प्रश्न पता होने चाहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी। जी भैया, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी इसका सही जवाब है। और यहीं पर एक जो है चोटी है दोद्दा बेट्टा, क्या नाम है, दोद्दा बेट्टा, वो जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो करीब जो है 2637 मीटर ऊंची है। ठीक है, इसी नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ओके, दोद्दा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए जवाब दीजिए दोस्तों, यहां पर बताइए क्या है। कैगा, रावत भाटा, मुवांदल या फिर एन्नोर। आपको ये बेसिकली एक स्थान के नाम है, आपको बताना है कि ये स्थान के नाम में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग, कैगा, रावत भाटा, मुवांदल या एन्नोर। तो माय डियर फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या है, एन्नोर। एन्नोर आपका जो है चेन्नई के पास स्थित है, और चेन्नई के पास स्थित होने के साथ साथ ये एक इंडस्ट्रियलाइज एरिया भी है। जी भैया, यहाँ पर कुछ हद तक अच्छी खासी इंडस्ट्रीज भी लगी हुई है, और इसी एन्नोर के पास आपको एक एन्नोर क्रीक देखने को मिलता है। ठीक है, क्रीक क्या एरिया होता है, एक ज्योग्राफी टर्म है, आपको इसके बारे में आज का होमवर्क है कि आपको क्रीक के बारे में क्या करना है, थोड़ा सा अपना एनालिसिस करना है। नहीं समझ में आएगा, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एट दिस नंबर और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ के। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। देखिए कुंचिकल जलप्रपात के बारे में ही इसने क्यों पूछा, ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि मैंने ऐसा प्रश्न क्यों लाया कि केवल स्पेशली कुंचिकल के बारे में पूछ रहा हूं। दिमाग में आ रहा है क्यों, मैंने बार बार कहना क्या क्यों कैसे, जब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगे आपके सीखने की जो चाह होगी वो नहीं बढ़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है, भारत का सबसे ऊंचा झरना अगर कोई है तो वो आपका कौन सा है, कुंचिकल है। और जो आपके कहां पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में कौन सी नदी पर है, वराही नदी पर। कौन सी, वराही नदी पर ये स्थित है। ठीक है, समझ गए। तो देखो यहां से 3-4 टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसकी सही ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर, 455 मीटर इसकी सही ऊंचाई है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, अर्थात ये कह रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है वो आपको पता है ना, ऐसे गुजरती, ऐसे। ठीक है, ये कह रहा है कि नहीं गुजरती, अर्थात इन चारों में से एक प्रदेश से नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि उस प्रदेश का नाम क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये जो लाइन है कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है,
उनमें तो आपका एक उत्तर प्रदेश है, एक आंध्र प्रदेश है, एक आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है। अब बच रहा है दो, तो दो में से छत्तीसगढ़ या मध्य महाराष्ट्र, इन दोनों में से कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है भैया वो महाराष्ट्र है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से गुजरती है और फिर आपके क्या, फिर आपके एक और प्रदेश से गुजरती है, उसका नाम है ओडिशा। जी भैया, ओडिशा से ये होकर के गुजरती है। ओके, तो 5 राज्य यहां पर कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न यहां पर, ऑपरेशन सजग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए यहां पर कौन सा सत्य है। यहां पर जो सत्य है वही आपका सही है। जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ये दूसरा है, ठीक है, ये देखो दूसरा यहां पर, पहला वहां पर है, दूसरा लाइन ये वाला है, ठीक है। चलो बताओ इसका सही जवाब, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया, अगर मैं इसका सही जवाब आपसे पूछूं तो आपको बिल्कुल आना चाहिए था बिना किसी झिझक के, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, इनमें से कोई नहीं। जी भैया, ये दोनों के दोनों गलत है। पहली बात तो देखो, ये 18 सितंबर से चल रहा था। कब? 18 सितंबर से, ना कि 22 सितंबर से। पहला पॉइंट तो यहां पर आपको ये समझ में आता है। दूसरा देखो, क्या ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, जी भैया, जो भारतीय तट रेखा बल है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये उनके द्वारा चलाया गया एक जो है अभियान था, जिसमें जितने भी तरह के भारतीय समुद्र की रक्षा करने वाले स्टेक होल्डर्स थे, यानी कि जो भी ये काम करते हैं, उन सभी को मिला करके जो है ये ऑपरेशन सजग जो है चलाया गया था, ठीक है। और इसमें जो है करीब करीब आपके 118 शिप्स को जो है इसमें क्या किया गया था, 118 शिप्स को शामिल किया गया था। और सबसे बड़ी चीज ये आपके भारत के वेस्ट कोस्ट, यानी क्या पश्चिमी समुद्री किनारे पर जो है ये ऑपरेशन सजग किया गया था, ठीक है। तो यहां से 3-4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रश्नों के जरिए आपने समझ ही लिया। इसीलिए कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि ऐसे पढ़ाता हूं कि कुछ भी नहीं छूटता है, और इतना पढ़ा देता हूं कि आगे कुछ भी आपके ऐसा नहीं होगा जो आपको पता ना हो। उसके लिए जरूरी है रिवीजन, जो मैं आपको कहता हूं रोज रात को सोने से पहले एक बार जरूर से जरूर कर ले, ठीक है। और मैं बताता हूं शॉर्ट नोट्स बनाना ना भूलें, ठीक है। अगला प्रश्न, किस चक्रवाती तूफान ने जापान के दक्षिण कोरिया में, जी भैया, भीषण तूफान मचा दिया था, यानी कि वहां की हालत खराब कर दी थी। चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद, मतलब इसने जापान को तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में डाला ही डाला, लेकिन इसके बाद इसने दक्षिण कोरिया भी ये पहुंच गया था, वहां पर इसने तबाही मचाई थी। उसका नाम पूछ रहा है। तो देखिए माय डियर, इसका सही जवाब यहां पर होगा, दरअसल इसे पता है, यहां पर चक्रवात, जिसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टाइफून कहते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, प्रशांत महासागर में से टाइफून कहा जाता है। और इसका सही जवाब है क्या? खानून। टाइफून खानून इसका नाम है। वहीं आपको पता है फिलीपींस में इसी टाइफून खानून को अलग नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं भैया? टाइफून फैल्कॉन। जी भैया, टाइफून फैल्कॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये उसे इस नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? देखिए, आप लोग सोचिए तो मैं इसके बारे में बताता हूं। ये अवार्ड दरअसल दिया जाता है, ये अवार्ड देने के साथ साथ ये पूछ रहा है, इसमें मैं जोड़ देता हूं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में किसे यह अवार्ड मिला है, ठीक है। एक चीज को और मैं क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं, समझिए। दरअसल इस अवार्ड को उन्हें दिया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा काम कर रहे होते हैं, और एक जो जरूरी हो, पर्यावरण से समझ जाओ क्या जरूरी है, कि भैया वेस्टेज कम हो, जीव जंतु के लिए अच्छा हो, इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली ओवरऑल अच्छा हो। बस इसमें क्या क्या चीजें बताऊं, बहुत चीजें। तो इसका सही जवाब क्या है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। जी भैया, ये केवल देश में जो है पैसा ही नहीं छाप रहे हैं, हर अवार्ड भी यही ले जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम राशि को 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? यानी कि बजट 2023-24 में जो है, क्या नाम था, ओल्ड सिटीजन
सेविंग स्कीम, ठीक है। इसमें जो है राशि आप जो अधिकतम जमा कर सकते थे 15 लाख था, लेकिन उन्होंने बढ़ा करके इसे कर दिया। अब आप इसके अन्य तथ्यों को समझिए। इसमें आप मिनिमम जो है 1000 रुपया क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, यानी 1000 से कम आप जमा नहीं कर सकते। ये आपका 5 साल के लिए जो है आप इसमें पैसा डाल दो तो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। उसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलता रहता है। अब हाल ही में इसे 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख जो है इसकी अपर लिमिट कर दी गई है, ठीक है। और इसमें जो है आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों तरह के अकाउंट जो है आप खोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो पैसा जमा होता है वो 1000 के गुणक में जमा होता है, ठीक है। मतलब वो जो भी पैसा जमा होगा वो 1000 के गुणक में ही होगा, अधिकतम 30 लाख तक ही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? और 2023-24 का जो बजट आया था उसमें एक मिशन की शुरुआत की गई है, सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है। तो चलिए बताइए किस साल तक इसको समाप्त करने की बात की गई है। देखिए आपको पता है हमारे यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन जो चलाया गया था, उसी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है इस मिशन को जो है चालू किया जाएगा और इसे समाप्त जो है 2047 तक करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए क्या होगा। जी भैया बस कुछ ही प्रश्न और क्लास खत्म। बताइए यूएस ओपन 2023 के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बस कुछ ही प्रश्न और क्लास यहाँ खत्म होना है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फटाक से क्लास खत्म करते हैं। तो यूएस ओपन 2023 तो यूएस में हुआ, इतना आपको पता लग गया, 2023 का हुआ। बताइए क्या सही नहीं है। चलिए, पुरुष एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता, बिल्कुल बात सही था भैया, चलो ये सही था। इसका आयोजन 28 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक हुआ। दरअसल भैया 22 से, देखो बहुत लोग कहोगे सर 22 अगस्त शो कर रहा है, 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक जो है ना इसमें जो है क्वालिफायर मैचेज हुए थे, ठीक है, क्वालिफायर मैचेज हुए थे। तो इसी बेसिस पे मैंने जो है इसे थोड़ा सा इस पॉइंट को भी सही माना है। अब कह रहा है इससे जो है राजीव राम एवं डैनियल मोददेव की जोड़ी ने जीता था और इसका जी ये वाला सही है, सी। क्यों? क्योंकि ये गलत है। ये जो है राजीव राम तो थे लेकिन इसके जो सेकंड पार्टनर का नाम था वो डैनियल मेदवेदेव नहीं थे, ठीक है भैया, उनका नाम डैनियल मेदवेदेव नहीं था, उनका नाम था क्या, जे सैलिसबरी। क्या नाम था? जे सैलिसबरी। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाकी यहां पर अन्य 3 कथन बिल्कुल सत्य हैं इसके संबंध में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां से अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया? चलो बताओ भैया, अमृत कलश यात्रा, इस यात्रा में पता है क्या था? पहले गांव लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर जो है तीन या 4 स्टेप में जो है मिट्टियां उठानी थी। उन मिट्टियों को उठा करके ले करके जहां से शुरू किए थे वहीं वापस ले जा करके देना था। और कल्चर मिनिस्ट्री ने भी इसमें अच्छा खासा जो है अपना योगदान दिया था। बाकी सभी विभाग के लोग जो उपस्थित थे, क्योंकि ऐसी चीज़ों में आपको पता ही इस समय हमारा देश जो है भक्तिमय काल से गुजर रहा है। एक भक्ति जो है सदी वो थी, आज भक्ति काल अभी इधर चल रहा है, ठीक है। तो जितने लोगों ने क्या नई दिल्ली जवाब दिया, क्या नई दिल्ली जवाब दिया है, वो सही कर ले। जी भैया अमित शाह जी ने जो है इसकी शुरुआत की थी नई दिल्ली से। और साथ ही साथ देखो ये जो है आपके शुरुआत कब हुआ था, आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए तो कब हुई थी? दरअसल मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन चलाया गया था, मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन चलाया गया था 1 सितंबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक, ठीक है, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, उसी के अंतर्गत ये जो है अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। 1 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये चलाया था। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? चलो बताओ, वर्ष 2023 में किस तारीख को मनाने की घोषणा की है? चलिए जवाब दीजिए। बेसिकली यार देखा जाए तो इस बार तो 8वां मनाया गया है जितना मेरे पास जानकारी है। तो ऐसा प्रश्न में मतलब थोड़ा सा मुझे कुछ ऊपर नीचे लग रहा है, ठीक है। चलो इसका सही जवाब 10 नवंबर है। अब आपको 10 नवंबर पता होना चाहिए, मैं बाकी रीचेक कर लूंगा। मेरे हिसाब से तो इस बार 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, इस बार तो 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। लेकिन प्रश्न कह रहा मनाने घोषणा, मनाने घोषणा मतलब पहला होगा ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा
उल्टा है, लेकिन आयुर्वेद दिवस आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। बताओ, केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों के वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया था? बताइए, एक ऑपरेशन शुरू किया था, आपको पता ही है। आजकल काफी लोग कह रहे हैं कि जो है, मैंने एक ऐड देखा, दरअसल आजकल चुनाव कैंपेन तो चालू हो गए हैं, उस ऐड में मैंने देखा कि बताया जा रहा है कि मोदी जी ने जो है युद्ध रुकवा करके इजराइल से जो है हमारे बच्चों को वापस बुलाया था। चलिए वो तो अलग की चीज़ है, वो भी देख के अच्छा लगता है कि पॉलिटिकल कैंपेन के लिए कुछ भी। हाँ चलिए बताइए क्या होगा? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन बचाओ, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, ऑपरेशन अजय नाम था, ठीक है भैया, इसका नाम ऑपरेशन अजय था। और ये आपके जो है 12 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने को आ जाए, इसीलिए मैं डेट बता दे रहा हूं। ये 12 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था, नाम क्या था? ऑपरेशन अजय, ठीक है, क्लियर। और बाकी आपको पता ही है कि दरअसल जो लाए गए थे वो इजराइल से डायरेक्ट थोड़ी ना लाए गए थे, वो इजराइल बॉर्डर मतलब यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करके, इजराइल बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो लाए गए थे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस देश ने, आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है, किस देश ने विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन, ये कहाँ है भैया? ये शांति निकेतन आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आपको पता है एक महापुरुष से जुड़ा हुआ है, उनका घर था ये। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में इनको शामिल कराने का जो है निर्णय लिया गया है। दरअसल देखिए, ये भारत के 41वां थे, ठीक है। और भारत में आज की डेट में कुल 42 हो चुके हैं। 42वां आपका जो कर्नाटक का होयसाला टेम्पल है, होयसाला टेम्पल है, उसे जो है उसे भी शामिल किया गया। तो भारत में इस समय कुल 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से 41वां ये है, 42वां होयसाला है। और पूछ रहा है कि ये जो घोषणा हुई थी, इसका जो है पूरा प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो पूरा प्रोग्राम भैया आपके सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसी बात में तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दीजिए। और ऐसी क्लासेज के लिए जो है आपको डेली सुबह 10 बजे घड़ी की टाइम सेट कर लो, और शाम को 6 बजे से बहुत जल्द आपको बैक टू बैक क्लासेस देखने को मिलेंगी। और सही स्ट्रेटजी, सही तरीका, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लासेस देखते रहो, और हाँ, रिवीजन करते रहो, बहुत जरूरी होता है रिवीजन। इसीलिए मैंने कहा है शॉर्ट नोट्स बना लिए, नहीं बनाए बना लेना, और रात में सोने से पहले पढ़ लेना, ठीक है। बाकी पीछे की चीजें सब सही चल रही हैं। उम्मीद कर रहा हूं होली में इतना अभी से मदहोश तो नहीं हुए होगे, ठीक है। होली मनाना है, सबको मनाना है, साथ में मनाएंगे आकर के, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ने रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।